Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से ये टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और अगेन सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। जैसे ही आप टाइप करोगे आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पे कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया, ये जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर को कवर करेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करवाऊंगा जो कि बिल्कुल यूपीएससी प्रीलिम्स पैटर्न बेस्ड आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। इससे क्या होगा, आप लोग आने वाले प्रीलिम्स के लिए मेंटली प्रिपेयर होने वाले हो। और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को लगाया गया है। मेक श्योर करना उस क्वेश्चन को सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे, काफ़ी कुछ जानने को मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं क्वेश्चन बताऊंगा प्लस ये क्यों है चर्चा में वो डिस्कस करेंगे, फिर इस क्वेश्चन के आंसर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे ही मैं क्वेश्चन आप लोग को समझा दूंगा उसके बाद आप लोग को करना क्या है, ऑनेस्टली वीडियो को पॉज करना है और एक बार ट्राई खुद से करना है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ। और इस प्रकार से पूरे वीडियो के थ्रू आपको अच्छे से देखना है और फिर लास्ट में कमेंट सेक्शन बताना है कि हाँ मुझे कितने क्वेश्चन आते थे, मैंने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। इसके बेसिस पर आप लोग डेली बेसिस पर अपने प्रोग्रेस को चेक कर सकते हो। चलो फर्स्ट एमसीक्यू से डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यू बात करता है श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल के बारे में। ये टेम्पल आपको थिरुवनंतपुरम में देखने को मिलेगा, यानी केरला के अंदर। अब ये टेम्पल रिसेंटली चर्चा में आया। अब रिसेंटली क्या, मैं आपको बता दूं कि ये टेम्पल लगातार 2011 से कंट्रोवर्सी में बना हुआ है। अब रिसेंटली चर्चा में क्यों आया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले, लगभग 2 साल पहले ये बोला था कि ये जो टेम्पल है इसने पिछले 25 सालों के अंदर जितना खर्चा किया है उसकी ऑडिटिंग की जाएगी, उसकी जाँच पड़ताल की जाएगी। अब ये बात कहोगे कि बहुत पुरानी हो गई है, ठीक है, लेकिन 2 दिन पहले आर्टिकल ये भी आता है सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑडिटिंग के टाइम को एक्सटेंड कर दिया है। यानी जो ये जांच पड़ताल का टाइम पीरियड रखा गया था उसको एक्सटेंड कर दिया गया, अगस्त तक ये ऑडिटिंग की जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर इस टेम्पल को न्यूज़ में कवर किया गया और इसी चक्कर में यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार कर लिया गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है, पद्मनाभस्वामी टेम्पल को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ा करो, देखे करो कि यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है। अब पहला स्टेटमेंट इस टेम्पल को लेकर बोलता है कि ये टेम्पल को डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिव जी को। दूसरा स्टेटमेंट, इस टेम्पल को बनाया गया है चेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर। तीसरा स्टेटमेंट, इस टेम्पल के जो प्रिंसिपल डीटी हैं, जो मेन देवता आपको देखने को मिलेंगे पद्मनाभस्वामी, ये बेसिकली एक एटर्नल योगिक स्लीप के पोस्चर में अनंत जो नाग है या फिर आदि शेष नाग है उसके ऊपर लेटे हुए हैं। ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए। अब बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए बोलता है 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी बोलता है 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी बोलता है 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। ज़रा वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ दिन पहले ये द हिंदू के अंदर मैंने कवर किया था पूरा आर्टिकल, इस टेम्पल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको डिटेल से समझाया था। चलो इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 ओनली। तो यहाँ पर 2 एंड 3 ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, ऊपर वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी कि रॉन्ग है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था पद्मनाभस्वामी जो टेम्पल है ये डेडिकेट किया गया है लॉर्ड विष्णु जी को, लॉर्ड शिव जी को नहीं, लॉर्ड विष्णु जी को। इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट को और डिटेल से देखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जब दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं तो इस टेम्पल को बनाया गया है 2 स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके। एक तो चेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का तो यूज़ हुआ ही है, साथ ही साथ में द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का यूज़ भी हुआ है। और इसी वजह से ऑप्शन 2 में बताया गया है इस टेम्पल को बनाया गया है चेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अच्छा, अगर इस स्टेटमेंट में आगे ओनली ऐड कर दिया जाता तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता। ध्यान रखना, अगर ओनली ऐड कर देते तो ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो कि यहाँ पे ट्रिकी खेल जाते हैं।
तो ओनली ऐड कर देते तो ये भी गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे चेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ साथ द्रविडियन का ये काफ़ी बड़ा रोल है। तो ओनली वर्ड नहीं है, ठीक है ना। ये आप लोग को पढ़ने का मतलब एक तरीका सिखा रहा है क्वेश्चन। तो ये टेम्पल बिल्कुल चेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ साथ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में भी यहाँ पे बना हुआ है। क्लियर हो गया। तो इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इस टेम्पल के अंदर जो प्रिंसिपल डीटी हैं वो हैं विष्णु जी, यानी पद्मनाभ स्वामी विष्णु जी। अब जब आप इनका पोस्चर देखोगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही पोस्चर है। ये आपको अनंतनाग पर देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली अनंतनाग है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि 10 मुँह वाले आपको ये नाग देखने को मिलेंगे। आदिशेष नाग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो हुआ क्या, विष्णु जी यहाँ पर इस प्रकार से एक योगिक स्लीप के पोस्चर में लेटे हुए हैं। इनका एक हाथ शिवलिंग पर है, जैसा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और इनके नाभि में से ये फ्लावर निकल रहा है, ठीक है ना। ऊपर ब्रह्मा जी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। बहुत अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को पढ़ना है। तो मतलब क्या है कि जो आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट है ना, ये भी करेक्ट है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही पोस्चर आपको देखने को मिल जाता है, जैसा मैंने अभी आप लोग को एग्जैक्टली पोस्चर दिखाया, ठीक है ना। तो ये बात हो गई यहाँ पे इस पूरे के पूरे टेम्पल को लेकर। क्या करेक्ट आंसर है ये भी आपको पता चल चुका होगा। ये टेम्पल कुछ इस प्रकार से सुंदर सा टेम्पल नज़र आता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे किस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है। अब इस टेम्पल के बारे में काफ़ी सारी बातें लगातार चर्चा में बनी हुई है, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ बनी हुई हैं। मैंने आपको क्या बताया, साल 2011 से इस टेम्पल को लेकर एक कंट्रोवर्सी है। देखो यहाँ पे क्या है ना, इस टेम्पल के अंदर 6 तहखाने हैं। तहखाने मतलब एक वॉल्ट बने हुए हैं और उसके अंदर बहुत सारा सोना भरा हुआ है। अब साल 2011 में सरकार ने इसके 6 तहखानों में से 5 तहखानों को ओपन कर दिया। 5 को खोल दिया तो उसमें से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जो सोना है, जो गोल्ड है, वो मिला है, ठीक है ना। इसी वजह से इसको वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो आप कहोगे बस 1 लाख करोड़ में वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल कहलाया रहा है। देखो 1 लाख करोड़ रुपए अपने आप में बहुत अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन अभी इस अमाउंट को मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। जो यहाँ पे सोना मिला है ना, इसमें गोल्ड कॉइन्स वगैरह भी मिले हैं। कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो कि 2-2 हज़ार साल पुराने हैं। तो आप उसका हेरिटेज वैल्यू देखो। हेरिटेज वैल्यू मतलब वो कितना साल पुराना है, यानी गोल्ड से ज़्यादा वैल्यू तो उसकी वो वैल्यू होगी, उसकी हेरिटेज वैल्यू होगी कि जितना पुराना है वो। तो अगर आप लोग उस बेसिस पर देखोगे तो ये 1 लाख करोड़ रुपए पता नहीं कितने में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, कोई यहाँ पे अंदाज़ा नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पे बोला जाता है इसको एक वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल। देन उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, 5 तहखाने खोल दिए गए हैं, 6ठा तहखाना अभी नहीं खोला गया। 6ठा तहखाना कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख पाओगे सांप बने हुए हैं इस पूरे तहखाने पर। अब फिलहाल इसको नहीं खोला गया है। बोला यह जाता है कि इसके अंदर इतना सोना है कि इंडिया को ये सोना रन कर सकता है, इंडिया को चला सकता है 10 साल तक। इतना सोना है ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, बट यहाँ पे इसको नहीं खोला गया है। आप लोग को यहाँ पे इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ये कंट्रोवर्सी हमेशा से चलती हुई आई है। अब ये क्या क्या हुआ है बीच में, वो सारी बातें मैंने एक चार्ट फ्लो के थ्रू आपको बता दी हैं। 2011 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, ठीक है, ये केस कैसे कैसे बढ़ता रहा, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पे इस टेम्पल को लेकर जो मतलब क्वेश्चन बन सकता है वो तो ऐसे ही बन सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो उसके बेसिस पर मैंने कुछ फैक्ट्स आपको और दे दिए हैं ताकि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर ना हो। तो इस टेम्पल के रिस्पॉन्स में कुछ यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम लोग हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग बात करें, जो ये टेम्पल है ये लगभग 18th सेंचुरी पुराना देखने को मिलेगा। लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है जो कि आपको ये देखने को मिलता है, ये वो पुराना वाला जो टेम्पल था वो 8th सेंचुरी पुराना था, लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 18th सेंचुरी पुराना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इस टेम्पल को बाद में रेनोवेट करवाया गया था जो हमारे महाराज मर्तंड वर्मा है इनके थ्रू। देन उसके बाद ये जो टेम्पल है स्टार्टिंग में लकड़ी का हुआ करता था, बाद में इसको ग्रेनाइट से बनाया गया। इस टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है वो चेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। चेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ साथ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का भी यूज़ किया गया है। इस टेम्पल के मेन देवता लॉर्ड विष्णु जी, मैंने आपको बताया, जो कि अनंत शयन पोस्चर पे यानी कि एटर्नल योगिक स्लीप पर उनका एक पोस्चर देखने को मिलेगा, और वो बेसिकली एक नाग पे पोस्चर बना हुआ है। आदिशेष नाग या फिर किंग ऑफ ऑल सर्पेंट्स के नाम से हम जो जानते हैं। प्लस उसके बाद बताया गया इंडिया के अंदर जो ये विष्णु जी को लेकर टेम्पल्स हैं, लगभग 108 काफ़ी पवित्र टेम्पल देखने को मिलेंगे। इसमें से एक वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल आपको ये भी देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में एक एक बात क्लियर कर ली गई है। आप लोग आराम से इसके बारे में अब कोई क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, अब एक चीज़, क्या यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है? बिल्कुल पूछ लेता है। ये देखो सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल साल 2022 के अंदर, यानी अब की बार ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब की बार कुछ टाइम पहले सोमनाथ टेम्पल चर्चा में था, तो सोमनाथ टेम्पल को देखते हुए 3 स्टेटमेंट दिए गए और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए। सोमनाथ टेम्पल एक ऐसी जगह है,
एक तरीके से यहाँ पे जहाँ पे एक ज्योतिर्लिंगा देखने को मिलेगा, हमारे 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक ज्योतिर्लिंगा आपको सोमनाथ टेम्पल में देखने को मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया कि एक जो डिस्क्रिप्शन है सोमनाथ टेम्पल को लेकर वो दिया गया है अल्बेरिनो के थ्रू। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया कि जो सोमनाथ टेम्पल का जो इंस्टॉलेशन है वो बेसिकली यहाँ पे प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन जी ने किया था। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए थे इस टेम्पल को लेकर। फिर नीचे ऑप्शन दिए गए 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या फिर 1, 2 एंड 3। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको 1 देखने को मिलेगा, 1 एंड 2 ओनली। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले पढ़ाई थी, तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ चुके थे, उसी में से आया था। मैंने आपको इसके ऊपर एक वीडियो भी अपलोड करके दिखाया हुआ है। तो 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक ज्योतिर्लिंगा आपको सोमनाथ टेम्पल में देखने को मिल जाता है। बाकी इस टेम्पल का जो उद्घाटन है, जो इसका इंस्टॉलेशन है, प्रेजेंट इंस्टॉलेशन, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। और थर्ड स्टेटमेंट अगर गलत हो गया है तो जैसे ही थर्ड स्टेटमेंट गलत हुआ तो वैसे आप देख पाओगे तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, 2022 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, ये मेरा कहने का मतलब है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। अब देखो, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर जो है ये आर्टिकल, ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। इलेक्टोरल कॉलेज है जिसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स होंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया इस स्टेटमेंट के अंदर, एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, उसके अंदर पार्लियामेंट के हमारे दोनों हाउस के मेंबर होंगे, यानी राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स भी होंगे, और हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है राज्यों के पास में, वो भी, उसके मेंबर्स भी होंगे। ये सब मेंबर्स मिलके वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। पहला स्टेटमेंट तो ये बोलता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो इलेक्टर है, यानी कि जब जो भी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने जाएगा वो अपने प्रेफरेंसेस लिखता है। ठीक है। और वो इस स्टेटमेंट बोला गया, वो इस स्टेटमेंट में ये बोला गया कि वो अपने कितने भी प्रेफरेंसेस लिख सकता है, अपनी कितनी भी प्रायोरिटी को लिख सकता है। ठीक है ना। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बेसिकली, जब आप लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट देखते हो तो सेकंड नंबर पर आपको सबसे ऊपर देखने को मिलता है। तो तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए बोलता है 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन सी बोलता है 2 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी बोलता है 3 ओनली। ज़रा देखते हैं यहाँ पर आप लोग वीडियो पॉज करके सही आंसर दे पाते हो नहीं दे पाते हो, एक बार कोशिश करो, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया था परसों ही। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन 3 जो है वही करेक्ट है, 1 और 2 इनकरेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? बिल्कुल, चलो मैं आगे समझाता हूँ। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 66 हमारा ये बोलता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, वो सारी बातें इस आर्टिकल में बताई गई। और ये बोला गया कि वाइस प्रेसिडेंट को बिल्कुल एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। लेकिन इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? हमारे बोथ हाउसेस के जो मेंबर्स हैं, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो दोनों हाउसेस हैं उनके मेंबर्स देखने को मिलते हैं, यानी मेंबर ऑफ राज्यसभा और मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है ना। इन्हीं के थ्रू यहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें इन मेंबर्स के अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली की भी चर्चा की गई है। तो इसी वजह से पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वही यहाँ पे इलेक्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है ना। इतना आप लोग को ध्यान रखना है। आगे आते हैं। अब उसके बाद स्टेटमेंट 2 को जब आप लोग देखोगे तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों? मैंने क्या बोला स्टेटमेंट में कि जो इलेक्टर, यानी जो इलेक्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, वो कितने भी प्रेफरेंसेस लिख सकते हैं। यानी कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे तो अपनी प्रायोरिटी कितनी भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे जो वो अपनी प्रायोरिटी को तो लिखेंगे, लेकिन अपना फर्स्ट प्रेफरेंस बताना होगा, अपनी एक पहली प्रायोरिटी बतानी होगी कि हाँ ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को देखते हो, तो एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करके समझा देता हूँ। जब आप लोग वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को देखते हो तो यहाँ पे समझ जाते हैं। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। यानी कि मान लो यहाँ पे 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। अब यहाँ पे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो क्या करेंगे, वोटिंग देंगे इन वाइस प्रेसिडेंट को। अब जो वोटिंग होती है ये बेसिकली प्रायोरिटी के बेसिस पर होती है। मान लो यहाँ पर ये 5 मेंबर्स आ गए हैं, ये 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि यहाँ पे वोटिंग दे रहे हैं इन दोनों वाइस प्रेसिडेंट को। तो इलेक्शन में क्या होगा, ये पाँचों लोग अपनी प्रायोरिटी पर रखेंगे, जिसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। मतलब देखो, वोटिंग तो दोनों को दी मिलेगी, वोटिंग दोनों प्रेसिडेंट को, दोनों वाइस प्रेसिडेंट को देना होगा।
ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो 2 लोग खड़े हैं, इन दोनों को ही वोटिंग करनी होगी। ये 5 लोग इन दोनों को वोटिंग देंगे। लेकिन देखा क्या जाएगा, देखा ये जाएगा कि प्रायोरिटी के ऊपर किसको रखा गया है, प्रेफरेंस में किसको रखा गया है, सबसे ऊपर सबसे पहले वोट किसको दिया गया। क्योंकि मान लो इनको बैलेट पेपर मिला, अब बैलेट पेपर मिला तो इनको फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कैंडिडेट दिए गए। अब यहाँ पे इन्होंने पहले प्रेफरेंस पर इनको रखा है या इनको रखा है, ये मैटर करेगा। अब अगर जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस पर रखा जाएगा वही यहाँ पे इलेक्ट हो पाता है। तो बेसिकली एक प्रेफरेंस जो है वो होना, एक प्रायोरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे बताई गई। तो जो ये मार्किंग है ना, ये बहुत सारी नहीं हो सकती, आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस को यहाँ पे मेंटेन करके चलना है बैलेट पेपर के अंदर में, तभी आपका बैलेट पेपर वैलिड होगा, ठीक है ना। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है, आपको पहला प्रेफरेंस यहाँ पे रखना है। बाकी सारे प्रेफरेंस जो हैं वो ऑप्शनल हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर लगाना है, मतलब ऑप्शनल है, आप लगाओ या ना मत लगाओ, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बोला गया कि आप लोग सभी को दोगे वोट, सभी को यहाँ पे प्रेफरेंस में रखना है, ऐसा नहीं है। आप एक को भी दे सकते हो, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कि दूसरे को छोड़ भी सकते हो, ऑप्शनल है, आपके पास चॉइस है वो, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ा रखा है, आई होप आपको यहाँ पे ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड ऑर्डर पर आते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बिल्कुल सेकंड ऑर्डर पर देखने को मिलेंगे। हमारे प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट आती है वो आती है वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हमारे भारत में देखने को मिलता है। पहले पे प्रेसिडेंट आते हैं, दूसरे पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और भी कुछ बातें हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा 5 साल के लिए और वो अपने ऑफिस के अंदर कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पर कि उनका एक्सपायरी हो चुका है, 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जब तक कोई दूसरा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होगा तब तक वो ऑफिस के अंदर सर्व कर सकते हैं, ध्यान रखना। प्लस वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन किया, मतलब वो अपने आप को रिज़ाइन भी कर सकते हैं। अब रिज़ाइन कैसे करेंगे, तो अपना एक रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और वो जो रेजिग्नेशन है वो जैसे इफेक्टिव होगा, जैसी मतलब जैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा वैसे यहाँ पे वो उनका रेजिग्नेशन भी हो जाएगा। प्लस ये तो हो गई रिज़ाइन की बात। अब एक क्वेश्चन होगा, क्या वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता? जैसे प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट से रिमूव कर देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है? तो वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव किया जा सकता है। करना क्या होगा, एक रिजोल्यूशन को पास करवाना होगा राज्यसभा के अंदर में, एक मेजोरिटी के साथ में रिजोल्यूशन पास होगा, प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे लोकसभा का भी एक अप्रूवल चाहिए होगा। देन उसके बेसिस पर यहाँ पे आप कह सकते हो ये वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, किसके? राज्यसभा के। इसका मतलब क्या है, मतलब राज्यसभा के जैसे ही आप कह सकते हो कि ये मतलब कि हमारे जैसे वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ यहाँ पे राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को ध्यान रखना है। आगे आते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट आता है जो भी यहाँ पर कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ रहा है वो पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर 35 ईयर्स की एज पूरी होनी चाहिए। तीसरा यहाँ पर आप कह सकते हो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसके इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होने चाहिए। तीसरा यहाँ पर शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि एक जगह काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हाँ सरकार की दूसरी पोस्ट पर भी काम कर रहे हैं, वहाँ से भी फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई। बाकी मैंने आपको बताया आर्टिकल 66 के अंदर पूरा प्रोसेस बताया गया कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन होता है, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं, ध्यान रखना, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है ना। अब देखो वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड के साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ये डिफरेंस आपको क्लियर करना है। बाकी यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा भी होते हैं, इन सब के थ्रू मिलकर आप कह सकते हो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और ये सभी लोग मिलकर वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। पॉलिटी के तो ऐसे कई क्वेश्चन है, मैंने ज़्यादा लगाए नहीं है, आप लोग देख पाओगे। फिलहाल आप लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान सा, इस वजह से आपके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ा गया। क्वेश्चन यहाँ पे 2015 के अंदर पूछा गया था, क्या था? हु एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान का कस्टोडियन कौन कहलाता है? ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द लोकसभा सेक्रेटेरिएट या फिर ऑप्शन सी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलो फटाफट इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दो। वैसे इसका आंसर मैंने पीडीएफ में अगले स्लाइड के अंदर प्रोवाइड करवा दिया है, लेकिन कोशिश करो कि खुद से इसको अटेम्प्ट कर पाओ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एक होता है इंपॉर्टेंट और एक होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेस्टिवल को लेकर ज़्यादा लंबे समय से क्वेश्चन यहाँ पर बनने नहीं है, ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन बनते नहीं हैं इस साल, लेकिन काफ़ी सारे फेस्टिवल चर्चा में है। तो एक फेस्टिवल चर्चा में बोनालू, आपने यहाँ पर थंबनेल में देखा होगा, एक तरफ टेम्पल का पिक्चर है, दूसरी तरफ यहाँ पे आपने देखा होगा काली जी का पिक्चर है, वो बेसिकली बोनालू फेस्टिवल का है। तो जो बोनालू है, बोनालू एक फेस्टिवल है, इसको लेकर रिसेंटली चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, बोनालू एक ट्रेडिशनल फोल्क फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है कौन से राज्य में? ऑप्शन ए बोलता है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी केरला, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। तो ध्यान रखना, बोनालू को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना के अंदर में। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बोनालू एक ट्रेडिशनल फोल्क फेस्टिवल है, हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? आप कह सकते हो जो तेलुगु मंथ होता है आषाढ़म का, लगभग यहाँ पे जून जुलाई का महीना होता है, इसी महीने में यहाँ पे बोनालू को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों में, प्लस तेलंगाना स्टेट के कुछ और भी पार्ट्स है, वहाँ पर भी सेलिब्रेशन होता है। बोनालू फेस्टिवल के अंदर क्या होता है, जो डिवोटीज़ हैं, जो हमारे यहाँ पर आप कह सकते हो श्रद्धालु हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे जो बोनम है, यानी कि आप कह सकते हो जो मील है, जो भोजन है, वो गॉडेस महाकाली को देते हैं। ठीक है ना, लगभग 25 टेम्पल्स के अंदर वो भोजन दिया जाता है। देन उसके बाद में इस टेम्पल का जो ओरिजिन है, सॉरी इस फेस्टिवल का, टेम्पल बोल दिया मैंने, इस फेस्टिवल का जो ओरिजिन है ये बहुत पुराना है, लगभग 18th सेंचुरी के आसपास का ये आपको ओरिजिन देखने को मिलेगा। लंबे समय से हैदराबाद स्टेट के अंदर यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्लस तेलंगाना के अंदर और भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। बोनालू के अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है तेलंगाना के अंदर? तो वह है बथुकम्मा फेस्टिवल, समका सरका जतरा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। क्लियर हो गया? बाकी आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से यहाँ पर फेस्टिवल का सेलिब्रेशन किया जाता है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। साल 2017 के अंदर एक यूनिक सा क्वेश्चन था, फेस्टिवल को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि बनेंगे भी नहीं, हर साल एक नया सा झटका लगता है, हर साल यहाँ पे कुछ नया मिल जाता है। तो 2017 में एक छोटा सा क्वेश्चन बना था, फिर भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेडिशन और कम्युनिटीज़ को मैच करना था। जैसे ट्रेडिशन की बात करें तो यहाँ पे चालिया साहिब फेस्टिवल कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है? सिंधीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या करेक्टली मैच होता है? दूसरा नंद राज जाट यात्रा, ये गौंड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे व्री वारकरी, यहाँ पे संथाल से लिखा है, तो मतलब ये तो ट्रेडिशंस हो गए, ये जो फेस्टिवल्स हो गए, और इधर ये कम्युनिटी हो गई। बताना यह है कि कौन सा करेक्टली मैच है, इस फेस्टिवल को ये कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है क्या, या ये वाला यहाँ पर यात्रा इस कम्युनिटी से रिलेटेड है, या ये यहाँ पर इस कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो कौन सा जो पेयर है, कौन सा जो जोड़ा है वो करेक्टली मैच आपको बताना है। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी बोलता है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी बोलता है 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी बोलता है कोई सा भी करेक्ट नहीं है। इसके करेक्ट आंसर को देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको 1 ओनली देखने को मिलेगा। तो चलिया साहिब फेस्टिवल बेसिकली यहाँ पर सिंधीज कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, तो पहला वाला जो ये मैचिंग है वो बेसिकली करेक्टली मैच है, बाकी ये दोनों गलत मैच हैं। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन देखोगे तो चलिया साहिब ये बेसिकली एक सिंधी फेस्टिवल है, इस वजह से पेयर 1 करेक्ट हो गया। दूसरा जब आप लोग देखोगे नंदा राज जात यात्रा, तो बेसिकली यहाँ पर ये नंदा देवी रिलेटेड फेस्टिवल है, यानी उत्तराखंड से, और गौंड्स का यहाँ पे कोई भी ऐसा रिलेशन है नहीं इस पर्टिकुलर यात्रा से। फिर तीसरा आप देख पाओगे वारी वारकारी, तो एक पिलग्रिमेज, आपको ये वारी जो है एक पिलग्रिमेज देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो सेलिब्रेशन है बेसिकली यहाँ पर ये महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है, ये बेसिकली भक्ति मूवमेंट का एक पार्ट है। अब ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पे, उनका ट्राइबल ग्रुप का रोल नहीं है, संथाल्स का कोई रोल यहाँ पर है नहीं, इस वजह से जो है पेयर जो 3 है वो भी यहाँ पे इनकरेक्ट है, वो भी करेक्टली मैच नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर दोनों इनकरेक्ट हुआ है, पहला हमारा करेक्ट हो गया। तो ऐसे टिपिकल से क्वेश्चन बन जाते हैं, एक नया झटका मिल सकता है, इस वजह से हम लोग पहले ही तैयार कर रहे हैं। तो बोनालू फेस्टिवल चर्चा में था, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मतलब लेक को लेकर तो इतने सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कुछ कहने की हद नहीं है। मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, लेक बाइकाल चर्चा में है। लेक बाइकाल पिछले साल जून के मंथ में भी चर्चा में था। अब देखो क्या बोला गया, जो लेक बाइकाल है ये दुनिया का एक सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ी यहाँ पर साफ पानी वाली झील देखने को मिलती है अपने वॉल्यूम के हिसाब से, और दुनिया की एक डीपेस्ट लेक है, दुनिया की एक गहरी झील देखने को मिलती है। लेकिन बताओ ये जो लेक बाइकाल है ये कौन से देश में सिचुएटेड है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी सदर्न साइबेरिया, ऑप्शन सी साउथ अमेरिका, या फिर ऑप्शन डी अफ्रीका। चलो फटाफट यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करो। वैसे इसका करेक्ट आंसर बी देखने को मिलेगा, सदर्न साइबेरिया। तो लेक बाइकाल दुनिया की डीपेस्ट लेक है, यानी कि एक गहरा झील देखने को मिलती है, और ये बेसिकली सदर्न साइबेरिया के अंदर स्थित है।
तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है अलग अलग तरीके से। लेक बाइकाल को लेकर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, या वर्ल्ड डीपेस्ट लेक के नाम से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आप ध्यान रखना ये जो लेक है क्रीसेंट शेप में देखने को मिलती है। क्रीसेंट शेप क्या है, तो इस प्रकार से ये देखो, तो ये लेक ऐसे देखने को मिल जाएगी क्रीसेंट शेप की, ठीक है ना। तो रशिया के सदर्न साइबेरिया वाले एरिया में ये क्रीसेंट शेप लेक है। तो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लेक बाइकाल से डायरेक्ट बन सकता है, वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक से क्वेश्चन बन सकता है, या क्रीसेंट शेप्ड लेक से भी क्वेश्चन बन सकता है। तीनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन था, बट कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल, साल 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। साल 2022 में क्या क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। कौन सी झील है जो कि सूख गई और यहाँ पे वो एक रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे ऑप्शन ए है लेक विक्टोरिया, ऑप्शन बी लेक फैगुबिन, ऑप्शन सी लेक ओगुटा, या फिर ऑप्शन डी लेक वोल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी देखने को मिल जाएगा, लेक फैगुबिन। ये बेसिकली सूख गई है और जाके ये एक तरीके से डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, टर्न हो चुकी है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है, तो इस वीडियो के थ्रू आप लोग करंट अफेयर के एमसीक्यूज तो कवर करते हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को भी कवर करते हो। अब देखो, साल 2000 में भी एक लेक से संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फॉर्म एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तांजानिया एंड युगांडा। कौन सी लेक है जो कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री बना देती है तांजानिया युगांडा के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लेक विक्टोरिया देखने को मिल जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। लेक को लेकर एक और क्वेश्चन आता है, यूपीएससी साल 2018 में क्वेश्चन पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। या फिर अब जो क्वेश्चन बनेगा वो डीपेस्ट लेक से भी बन सकता है ना। तो क्रीसेंट शेप लेक से भी बन सकता है, तो ध्यान रखना। तो 2018 में क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। ऑप्शन ए कोदाई कनल तमिलनाडु, ऑप्शन बी कोलेरू आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी नैनीताल उत्तराखंड, ऑप्शन डी रेणुका हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिल जाएगा, कोदाईकल। लगभग 154 ईयर ओल्ड है, एक आर्टिफिशियल लेक आपको देखने को मिलती है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। द हिंदू के अंदर अभी 2 दिन पहले एक डेटा पॉइंट आया था राइस को लेकर, 2 दिन पहले की बात है, और मैंने वीडियो में इस डेटा पॉइंट को डिस्कस भी किया था और वहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई थी, वहीं से क्वेश्चन को तैयार कर लिया गया। क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का जो चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो कौन है। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी वियतनाम, या फिर ऑप्शन डी यूएसए। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चावल का, ठीक है ना। तो आप देखोगे इंडिया ने टॉप किया है, मतलब इन सारी कंट्रीज़ में राइस एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने लगभग 9.6 बिलियन डॉलर्स का जो टोटल राइस वो एक्सपोर्ट किया था। और टॉप 5 राइस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में से इंडिया टॉप पर है। इंडिया के बाद थाईलैंड है, देन पाकिस्तान है, देन वियतनाम है, देन उसके बाद यूएसए आता है। ये डेटा साल 2021 का है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आप कहोगे सर ये छोटा सा क्वेश्चन तैयार किया है, ऐसा क्वेश्चन तो बनने के कोई चांसेस है नहीं, ठीक है। मतलब आज आपने इस क्वेश्चन की क्वालिटी ख़राब कर दी, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाता हूँ। साल 2019 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। साल 2019 में यूपीएससी ने पूछा था। क्वेश्चन क्या था, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चाइना, इंडिया, म्यांमार, वियतनाम। बताना यह है कि इन चारों में से कौन सा देश है जिसने पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है चावल का। तो इसका अगेन जो करेक्ट आंसर है वो इंडिया ही आएगा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इंडिया ने यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट किया है, आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लगातार बात की जा रही है किसकी, राइस की, चावल की। तो चावल को लेकर प्रीलिम्स को देखते हुए कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, अपने पास में ज़रूर इसको लिख के रखना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बने। जैसे राइस देखो सबसे ज़्यादा खाने वाला फूड देखने को मिलेगा पूरे भारत में। राइस एक खारिफ क्रॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की भी आवश्यकता होती है, प्लस यहाँ पे बारिश की भी अच्छी खासी आवश्यकता होती है। अब जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ पे लगातार सिंचाई करके इस फसल को लगाया जाता है। सदर्न स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल हो गया, तो वेस्ट बंगाल के अंदर काफ़ी सारी फसलें उगाई जाती हैं। सदर्न स्टेट्स जो हो गए हमारे, यानी कि इंडिया के जो सदर्न वाला हिस्सा है, नीचे वाला, यहाँ के जो राज्य हो गए, प्लस हमारा जो वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा हो गया, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है, ठीक है ना। क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ से जो मानसून आता है वो यहाँ पे भी बारिश करता है, यहाँ पे भी बारिश करता है। तो इस बारिश की वजह से चावल की खेती अच्छी होती है। तो वेस्ट बंगाल फार्मर जो है वो अलग अलग प्रकार के चावल उगाते हैं, जैसे औस, अमन और बोरो नाम के जो अलग अलग प्रजातियाँ चावलों की वो उगाई जाती हैं। प्लस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़े जो प्रोड्यूसर हैं भारत के अंदर चावल के वो है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब।
और हाई यील्डिंग स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है चावल की, अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो इसमें पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और केरला भी आता है। बाकी इंडिया यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाता है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूसर की बात की जा रही है, एक्सपोर्टर की बात नहीं की जा रही है। तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का चाइना के बाद में, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं फसलों को लेकर, ये आप देखोगे साल 2013 का क्वेश्चन था। कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट पूछा गया, इसमें से खारिफ क्रॉप्स कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी 2, 3 एंड 4। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, 1, 2 एंड 3। कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, ये तीनों के तीनों आपको खारिफ क्रॉप देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि जो चावल है वो बेसिकली एक खारिफ क्रॉप है। ठीक है ना। बाकी अगर आप लोग को और डिटेल से जानना है खारिफ, राबी और जैद क्रॉप्स कौन सी होती है, तो एक चार्ट मैंने यहाँ पर पीडीएफ में लगा दिया, इसको अपने पास में रख ले रहना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। जैसे राबी क्रॉप की बात करें तो इसमें वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड आता है। खारिफ क्रॉप की बात करें तो राइस, मेज, जोवर, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, सोयाबीन और ग्राउंडनट आएगा। जैद की बात करें तो यहाँ पर सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना, कहाँ पर कौन कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, उन राज्यों का डेटा भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब फटाफट आता है हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को सभी को अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन भी फेस्टिवल को लेकर है। अच्छा, एक फेस्टिवल हमने डिस्कस किया बोनालू, उसके बाद एक और फेस्टिवल चर्चा में है, वो है अनायुतु। अनायुतु फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं कौन से राज्य में, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो यहाँ पे आपने को करेक्ट आंसर दिख ही गया होगा, लेकिन यहाँ पर कोशिश करना, अगर नहीं दिखाया तो इसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देने की। बाकी ये जो फेस्टिवल है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या होता है इस फेस्टिवल पर, वो ज़रूर लिखने की कोशिश करना। ठीक है ना, इससे क्या होगा, आप लोग जाके सर्च करोगे तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो फेस्टिवल के अंदर क्या होता है, किस चीज़ से रिलेटेड है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना है। तो ये था आज का वीडियो। ओवरऑल आई होप आपने बहुत कुछ सीखा है। प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ तैयार कर लिए हैं, और आपने देखा होगा डिट्टो जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो प्रीलिम्स पैटर्न बेस्ड एमसीक्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।